सिंदूर पर एक सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है और इस गठन में कई लोग शामिल किए गए हैं। और इस बड़ी खबर की अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर पर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन हुआ है। शशि थरूर ईवेस जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सुले सर्वदलीय डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगी। दक्षिण अफ्रीका मिस्र में नेतृत्व सुप्रिया सुले करेंगी। तो श्रीकांत शिंदे अफ्रीकी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। रविशंकर प्रसाद भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। संसदीय डेलीगेशन कई देशों का दौरा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ये डेलीगेशन की तरफ से दी जाएगी। संजय झा कनिमोझी भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ साथ बैजन पांडा भी डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। तो ये वो नाम है जो इस डेलीगेशन में शामिल है। तो रविशंकर प्रसाद सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऑल पार्टी के हर एक जो 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 मेंबर हैं उनको भेजा जा रहा है दुनिया भर में, खास करके बताने के लिए कि ये दुनिया में जहां भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ है उसका जड़ पाकिस्तान में है। कोई न कोई कनेक्शन पाकिस्तान में मिल जाएगा, कहीं भी दुनिया में हुआ हो। तो दुनिया को बताने के लिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, प्रूफ के साथ है। और वो जो एक फेक नैरेटिव बनाता है और लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है, वो सब पैसा यूज करता है टेररिस्ट को बढ़ाने में ही। इसी के लिए हम लोग जाएंगे और जो देश की बात है या जो घटना हुई है सारा बात वहां जा करके बताना और ये जो एक फेक नैरेटिव चल रहा है उसको भी खत्म करना, ये एक उद्देश्य है। सर यहाँ आज मीटिंग है, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे जानकारी? ये तो हम लोग का वन नेशन वन इलेक्शन का मीटिंग है आज मुंबई में और उसमें हम लोग सब आए हैं और ये अच्छा पहल है कि भाई एक साथ चुनाव हो। लेकिन अभी तो ये जेपीसी में है और डिस्कशन है, फिर फाइनल जब आउटकम निकलेगा तब बताएंगे इसको। बिल्कुल, देखिए ये संजय झा को आप सुन रहे थे और बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन का ये गठन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर कैसे कामयाब रहा, किस तरीके से कार्रवाइयां की गई, इसकी जो जानकारी है वह वैश्विक मंच तक पहुंचाई जाएगी। तो देखिए सर्वदलीय डेलीगेशन के नेतृत्व पर अब थरूर ने आभार जताया है और शशि थरूर ने कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, राष्ट्रहित के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। शशि थरूर यूएस जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व करने वाले हैं। तो सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है और इस डेलीगेशन का हिस्सा शशि थरूर भी बनाए गए हैं। बता दें कि 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया, इसमें कई जो दल हैं वो शामिल है और ऐसे में शशि थरूर ने कहा है कि मैं इस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और देखिए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी इस डेलीगेशन पर बयान सामने आया है और कहा है कि ये डेलीगेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें करीब 40 सांसदों की जो टीम है वो बनाई गई है और ये टीमें जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो लोगों तक रखेगी और इसका नेतृत्व भी अलग अलग नेताओं ने संभाल रखा है। एक 40 सांसदों की टीम बनी है रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में और उसमें ये 40 सांसद अलग अलग देश में जा करके और जिस तरह से पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधि है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, ये वैश्विक स्तर पर इसको जो है उजागर किया जाएगा और इसके लिए संसदीय दल की ये कमेटी बनाई गई है। तो देखिए पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ जो बातें हैं डेलीगेशन की तरफ से रखी जाएगी। इस पर अब सियासत भी तेज है, कुछ और भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, वो आपको बयान सुनाते हैं। सरकार ने फैसला किया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन विश्व के अधिकांश देशों में जाकर पाकिस्तान की असली छवि को उजागर करेगा। यह बेहतरीन और स्वागत योग्य फैसला है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने आतंकवादियों को हमेशा पनाह दी है, आतंकियों को पोषित किया है, उसकी सच्चाई वैश्विक पटल पर उजागर होना आवश्यक है। आतंकवाद वैश्विक समस्या है और ऐसे में इस तरह के देश जो आतंकवादियों को संपोषित करते हैं, ये विश्व के लिए और मानवता के लिए खतरा है।
भारत ने पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर का ऐलान किया अमेरिकी राष्ट्रपति के इंटरफेयर के बाद, क्या आपको लगता है कि इसके बाद ये स्टेप ऑल पार्टी डेलीगेशन स्टेप फायदेमंद रहेगा? पूरे दुनिया में हमारे देश की किरकिरी बना के रख दिया देश के प्रधानमंत्री ने, और देश की भारत की जनता ये देख रही है। जिस तरह से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान के द्वारा दोहरी नीति अपनाई जाती है, पाकिस्तान के द्वारा जिस तरह से आतंक और आतंकवादियों को संरक्षित किया जाता है, उसके खिलाफ भारत सरकार के द्वारा सभी दलों के डेलीगेट्स को भेज करके इस मामले को उजागर करने और भारत का पक्ष मजबूती से रखने का जो संकल्प लिया गया है, जो भारत का पक्ष मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, ये बेहतर कदम है। देखिए, सवाल बैठकर बात करने का नहीं है, सवाल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पैमाने सेट किए हैं। आतंकवाद करोगे तो उसको युद्ध माना जाएगा, और दूसरा कि बातचीत होगी कश्मीर के मामले में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। तो ये तो स्टैंडर्ड तय है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन एक भी आतंकवाद की कार्रवाई हुई तो बहुत प्रभावी जवाब दिया जाएगा। और जैसा माननीय रक्षा मंत्री ने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि आप अभी गुड कंडक्ट के बिहेवियर पर प्रोबेशन में हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन वो तो एक अलग विषय है, बाकी तो उसका उत्तर सेना की ओर से दिया जाएगा। लेकिन भारत का पक्ष प्रभावी रूप से हम लोग रखेंगे, ऐसा हम लोग का पूरा विश्वास है। और बड़ी खबर, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एनआईए को यह बड़ी सफलता मिली है, 2 आतंकी दबोचे गए हैं। खबर है कि अब्दुल्ला फैज शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आतंकी इंडोनेशिया के जकार्ता में छिपे हुए थे और भारत लौटने पर इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें रोका। दोनों आरोपी आईएसआईएस के पुणे स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े थे, जिनके 8 सदस्य पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दोनों आतंकी 2023 के पुणे आईजी केस में आरोपी हैं, जिसमें आईजी बम बनाना और उसका परीक्षण करना शामिल था। बता दें कि एनआईए विशेष अदालत ने दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे और उनकी जानकारी देने पर 3-3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आज पटना वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मल्टी लेवल हब के साथ साथ सबवे का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी, लोगों को आने जाने में और भी आसानी हो जाएगी। जो एक्सलेटर है वो भी लगाए गए हैं और कह सकते हैं कि एक आधुनिक जो एक तरीका है, एक आधुनिक जो सुविधा है वो लोगों तक मुहैया हो सकेंगी। तो लोग भी बेहद खुश हैं। बता दें कि मल्टी लेवल हब के साथ बना विशेष टनल कई मायने में खास है। पटना स्टेशन से जीपीओ गोलंबर तक लगने वाले भारी जाम से लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब लोग पटना जंक्शन से जीपीओ की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो टनल के जरिए जा सकते हैं। टनल में एक्सलेटर के साथ बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए भी कई सुविधाएं हैं। 400 मीटर लंबे बने टनल के जरिए लोग पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर की तरफ जा सकते हैं। 3 मंजिला बने पार्किंग बिल्डिंग में लगभग 250 से ज्यादा कार पार्क किया जा सकता है। साथ ही बसों का ठहराव भी किया जाएगा। को एक बड़ा तोहफा मिला है जब नगर विकास आवास विभाग की तरफ से पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत नवनिर्मित सबवे मल्टी मॉडल हब जो रेलवे जंक्शन से इसकी शुरुआत हुई और आपका पोस्ट ऑफिस के पास जीपीओ के पास जाके उसका समाप्ति होगा। और इस वक्त मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद फिर मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री उद्घाटन कर के लोगों का अभिवादन किया। और ये पटना वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। आप अगर रेलवे स्टेशन से आप उतरते हैं तो ये सबवे अंदर ही आपको
लेकर जाएगा और सीधे जीपीओ के पास निकालेगा। जाहिर सी बात है, अब तक स्टेशन पे उतरने के बाद जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, वो जाम की स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और लोगों को जाम से ही निजात नहीं मिलेगा, बल्कि वो सुरक्षित आराम से एक सबवे के सहारे आराम से वो रेलवे स्टेशन से निकल सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री के साथ साथ कई लोग देखिए सबवे पे उतर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले इसका उद्घाटन किया और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, सबवे की तस्वीर देखिए। अब जैसे ही स्टेशन से बाहर आएंगे, ठीक स्टेशन के सामने ये सबवे बना है और आराम से आप एक्सीलेटर के थ्रू नीचे उतरेंगे। जिन्हें अगर असुविधा होती है उतरने में, उनके लिए बनाया गया और ठीक उसके बगल में पैदल यात्रियों के लिए भी बनाया गया है, जब वो सीढ़ी के सहारे उतरेंगे और यहाँ पे पहुंचेंगे। और इस वक्त मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजय चौधरी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री एक एक चीज का मुआयना करते हुए। और देखिए, इस महत्वपूर्ण उद्घाटन के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बयान भी दिया और कहा कि लोगों को काफी सहूलियत होगी, पटना बिहार अब बदल रहा है। खुशी की बात है। आप देखिए ना, पहले नहीं ना था ये सब को जो बनवाए थे, अब वहाँ से जाने का रास्ता ऊपर और उधर से उतरने का रास्ता, हम पहले एक एक चीज को देख रहे थे कि जल्दी कर दो फाइनलाइज। आज जानते हैं, आज हो गया फाइनलाइज, बड़ी खुशी की बात है। काफी अच्छा है, आदमी भी आज देखे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एक चीज को आ गए ना। आप अभी भागिए मत, आप सब लोग हैं, सारे लोग पत्रकार बहुत अच्छे। अब आप नहीं जरा इससे इनको भी ले जाके इधर से ऊपर दिखवाइए, एक एक चीज दिखवाइए, ऊपर में क्या है, कितना बढ़िया परीक्षा सब कुछ किया गया। आप खाली वही देखे हैं, वो तो ठीक है, अभी आप दिखा सबको दिखा, ठीक है सब। आपने देखा अभी कि मल्टी लेवल पार्किंग पहले से बना हुआ था, इसका उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये भी मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाया जाए। पटना स्टेशन पर काफ़ी जाम की स्थिति बनती थी, उसको लेकर के उन्होंने इसको बनाया और इसको अंदर सबवे के माध्यम से पटना जंक्शन से जोड़ा। अब पटना जंक्शन पर जो गाड़ियों के कारण अफरा तफरी होता था, वो बिल्कुल नहीं होगा और हनुमान मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी लाभ मिलेगा। इसमें बहुत ऐतिहासिक है जनता की सुविधा के लिए। यहाँ के सांसद रूप में माननीय नीतीश कुमार जी का, भारत सरकार जो पूरी योजना चलती है स्मार्ट सिटी की, सबों का धन्यवाद। जनता को काफी फायदा। गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंक की जांच कराना, भ्रूण के लिंक की जांच कराना, ये अपराध है। ये चाहे वो करने वाले हों, कराने वाले हों, ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब इन दिनों जो भ्रूण लिंक की जो जांच है, वो कई जगहों पर किया जा रहा है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि गिरिडीह के सरिया प्रखंड में कैसे कुकुरमुत्ते की तरह अवैध नर्सिंग होम चल रहा है और ये अपराध खुलेआम जारी है, जहां बच्चे की लिंग की जांच की जा रही है, घर में पल रहे बच्चे की। तो एक अवैध नर्सिंग होम की पूरी कुंडली है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध रूप से चल रहे इन नर्सिंग होम और क्लिनिक में बिना रजिस्ट्रेशन और परमिशन के अल्ट्रासाउंड मशीनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। भ्रूण की लिंग जांच के बाद उसकी हत्या तक की जा रही है। गिरिडीह जिले के सरिया प्रखंड में कई ऐसे अवैध क्लिनिक संचालन हो रहे हैं जहां पर बिना परमिशन के अल्ट्रासाउंड का ना सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि यहां पर अवैध तरीके से लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या जैसे संगीन आरोप भी लग रहे हैं। जब इसकी शिकायत गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को किया गया तो नमन प्रियेश लकड़ा ने जांच कर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश गिरिडीह जिले के सिविल सर्जन को दिया। सिविल सर्जन ने इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो मामला फिर एक बार उठा और गिरिडीह उपायुक्त ने एक लेटर जारी किया। जो मेरे हाथ में ये लेटर है और ये लेटर का पत्रांक संख्या 1541 है और गिरिडीह उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी बगोदर सरिया, अंचल अधिकारी सरिया, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सरिया को जांच कर कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया और ये रिपोर्ट 30 अप्रैल
तक सबमिट करने को कहा गया था। हालांकि अभी लगभग 15 से 16 दिन बीत चुके हैं, बावजूद अभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो बेहद ही दुखद है और फिर से यह मामला एक बार हाईलाइट हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्लिनिक संचालन हो रहे हैं अवैध तरीके से, उनमें से हेमंती नर्सिंग होम क्लिनिक है जो काला रोड में है, भारतीय सेवा सदन है, शांभवी नर्सिंग होम है जो संत जेवियर स्कूल के बगल के पीछे में है, वहीं सावित्री नर्सिंग होम, लक्ष्मी मेडिसिन सेंटर, जीवन धारा नर्सिंग होम, माँ पार्वती क्लिनिक और माँ क्लिनिक जैसे अवैध तरीके से यहाँ पे क्लिनिक संचालन हो रहा है, जहाँ पर भ्रूण हत्या हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर और जो सबसे अहम है कि यहाँ पे ना सिर्फ गिरिडीह जिले भर से मरीज पहुँच रहे हैं, बल्कि सरिया प्रखंड से सटे कोडरमा जिला और हजारीबाग जिले से भी मरीज आते हैं और यहाँ पे लिंग परीक्षण करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे सस्ते और आसानी से लिंग परीक्षण किया जा रहा है। हम लोग एक फिर गोपनीय तरीके से एक बहुत ही जल्द, जितनी जल्दी होगा हमने उपायुक्त महोदय से बात किया है और जिले से ही हम लोग टीम भेज के बहुत ही गोपनीय ढंग से उसको हम लोग जांच कराएंगे और देखते हैं जो जो पकड़ में आ सकते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो उदासीन रवैया है विभाग का, वो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह के जो अवैध काम हो रहे हैं उन्हें सह प्राप्त हो रहा है और सिस्टम का डर इन अवैध क्लिनिक संचालकों में बिल्कुल भी साफ अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। अब देखिए, हम पीएनडीटी एक्ट की बात करते हैं। योर एक्ट बताता है किस तरीके से अगर भ्रूण की जांच होती है, लिंग परीक्षण किया जाता है तो कैसे अपराध होता है और इसके लिए सजा का प्रावधान क्या हो सकता है। तो बता दें कि 1994 में केंद्र सरकार ने पीएनडीटी एक्ट बनाया और ये भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून है। लिंग जांच कराकर भ्रूण हत्या रोकने के लिए ये कानून बना और इस कानून के तहत लिंग जांच अपराध घोषित किया गया। इसके साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग जांच कराना ये अपराध की श्रेणी में आता है। भ्रूण की लिंग जांच के लिए उकसाना भी अपराध इस कानून के तहत माना जाता है। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की सजा आपको हो सकती है। इसके साथ साथ 50,000 रुपए जुर्माना का भी प्रावधान रखा गया है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की सजा हो सकती है। 1 लाख का जुर्माना भी आप पर लग सकता है। तो लिंग जांच करने वाले क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी प्रावधान इस कानून के तहत है। तो कई कड़े कानून है और ऐसे में ये पीएनडीटी जो एक्ट है वो ऐसे काम करता है। एलओसी पर शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर नवादा लाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि दी गई और जो अब पार्थिव शरीर है वो नवादा पहुंच चुका है। तो बता दें कि पटना में एयरपोर्ट पर सलामी देने के बाद आज सुबह उनका पार्थिव शरीर नवादा पुलिस केंद्र लाया गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। माहौल गमगीन था, लेकिन लोगों ने गर्व से भारत माता की जय के नारे भी लगाए। भारती के सपूत मनीष कुमार का आज पार्थिव शरीर जो है वो नवादा पहुंच गया है। इस वक्त तस्वीर हम आपको नवादा के पुलिस लाइन का दिखा रहे हैं, जहां पे पटना से उसका पार्थिव शरीर आज यहां पहुंचा है और सेना के वाहन पे उसके पार्थिव शरीर को ट्रांसफर किया जा रहा है और यहां से फिर उसे उसके पैतृक आवास पांडे गंगौट के लिए यहां से रवाना किया जाएगा, क्योंकि 14 तारीख को ही ऑपरेशन रक्षक के दौरान एलओसी कारगिल में उनकी शहादत हुई थी और आज 17 तारीख को उनका पार्थिव शरीर यहाँ आया है। शहीद मनीष कुमार जी का सब यहाँ जो है आया है। आज उनके पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन से यहाँ से जो है टाउन एरिया होते हुए काजीगंज होते हुए 2 बाजार होते हुए उनके गांव पांडे गंगू जा रहे हैं। इसी यात्रा में जो है पुलिस की तरफ से हर सिक्योरिटी के साथ सभी इंतजाम किए गए। आप जैसा सुन सकते हैं कि लोग भारत माता की जय और तिरंगा झंडा के साथ यहाँ आए हैं और सम्मान के साथ उन्हें यहाँ से उन्हें विदाई दे रहे हैं, क्योंकि जो उनका जो अंतिम जो संस्कार जो है वो पैतृक गांव पांडे गंगौट में होना है और यहाँ पे जो सेना का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ही उनका
अंतिम संस्कार किया जाएगा और जिला प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है और बस इंतज़ार है कि यहाँ पुलिस लाइन से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पांडे गंगौट भेजा जाएगा, क्योंकि इस घटना के बाद लोग काफ़ी मर्माहत हुए हैं और बेसब्री से उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ से अब उनका जो पार्थिव शरीर जो है वो पुलिस लाइन से रवाना किया जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी एक बार फिर से खराब हो चुकी है। ग्रैप 1 भी लागू कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि जो AQI है वो 200 दर्ज किया गया है, यानी कि आने वाले समय में ये जो पोल्यूशन है वो और बढ़ सकता है और उसके लिए जो है एहतियातन कदम है वो उठाए जा रहे हैं। हालात को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंच गया है, जिसे खराब श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली में अधिकतम AQI 278 दर्ज किया गया है। ग्रैप 1 लागू होने के बाद निर्माण गतिविधियों पर रोक, ट्रैफिक नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर पाबंदी और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे उपाय किए जाते हैं ताकि प्रदूषण की स्थिति और न बिगड़े और वक्त रहते रोकथाम हो सके। ग्रैप 1 लागू होने के बाद सरकारी एजेंसियों को सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल को रोकने के उपाय, कचरे की समय पर सफाई और निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन करवाने जैसे 27 जरूरी कदम उठाने होंगे। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से धुंध सा छाया हुआ है और दिल्ली एनसीआर के लोग यही महसूस कर रहे हैं। जहां आसमान साफ नहीं दिखाई दे रहा है और अलग अलग जगहों की अक्षरधाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो ऐसी ही स्थिति जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनी हुई है। एहतियातन ग्रैप 1 जो है वो लागू कर दिया गया है और इसके तहत बता दें कि 27 जरूरी जो कदम है वो उठाने जाने हैं, जिसको लेकर के गाइडलाइंस भी जारी की गई है। और खबर बांका से बता रहे हैं, जहां भीषण गर्मी से लोगों की तो परेशानी है ही, चिलचिलाती धूप है और ऐसे में खबर सामने आ रही है जहां भीषण गर्मी से परेशान स्कूली बच्चे छाता पाकर के खुश हो गए। बता दें कि बसमत्ता पंचायत के प्राथमिक विद्यालय कालझर की प्रिंसिपल ने खुद अपने खर्च से बच्चों को छाता दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल आलोक रंजन ने बताया कि सरकारी स्कूल में निजी स्कूल की सुविधा के लिए समय समय पर छात्रों के बीच सामग्री बांटी जाती है। अब हम लोगों को घर से स्कूल आने जाने में धूप से राहत मिलेगा। इसके लिए आलोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। के द्वारा हमको छाता मिला, घर से आने जाने में धूप नहीं लगता, इसलिए आलोक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में समय समय पर कुछ न कुछ नया करने का प्रयास किया जाता रहा है, जैसे कि बच्चे को ड्रेस कोड के साथ साथ टाई, बैच, बेल्ट, आई कार्ड और उसके साथ साथ बैच भी बनवाया गया है ताकि बच्चे को प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल में मजा मिले। और इस बीच दानापुर से आपको बड़ी खबर बताया, जहां करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है और लोग आक्रोशित हैं और बिजली विभाग पर ही लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना को लेकर लोगों में नाराजगी है। NH 30 पर लोगों ने आगजनी की है। बिजली विभाग पर कार्रवाई की मांग लोगों ने की है। पीड़ित परिजनों ने मुआवजे की भी मांग की है। मनेर थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। रहने वाले हैं जो स्थानीय ग्रिड में मैं बिजली मैकेनिक का काम करते हैं। आज बिजली बनाने के क्रम में करंट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। इलाज PS भेजा गया था, वहाँ ने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कुछ मांगों को लेकर इनके परिजनों के द्वारा रोड यातायात को बाधित किया गया था। बाद में समझाने बुझाने के बाद जाम को ख़त्म किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इनके परिजनों को बोला गया है लिखित आवेदन देने के लिए, उसके उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सुपौल के भीमनगर भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी अब बढ़ा दी गई है। हर एक आने जाने वाली गाड़ियों की सघनता से जांच की जा रही है और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और इसी के प्रभाव को देखते हुए ये सख्ती दिखाई यहाँ पर बॉर्डर पर दे रही है। बता दें कि सभी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। SSB जवान आने जाने वाली गाड़ियों की जांच करके उन्हें सीमा में प्रवेश दे रहे हैं। भी करता है जो ये पाकिस्तानी लोग जो बहुत नया फायदा उठा रहा है और इधर भी मान लीजिए इंडिया में भी करता है आतंकवादी, फिर नेपाल को भी असर पड़ता है, लेकिन SSB बहुत चेक जाँच में वेरीफाई है। गहन तलाशी भी जरूरी है सर जी। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है और उसमें निर्दोष लोग मारे गए हैं, तो यहाँ की जांच जो हो रही है, अभी हम मौजूद हैं
भीमनगर चेक पोस्ट पे, और काफ़ी सघन जांच हो रही है और यह ज़रूरी है सर जी, और ये जांच होनी चाहिए। हम लोग की भी जांच हुई है और पूरे यहाँ पे सारा चीज़ पुश्तैदी से जांच हुई है और सारा चीज़, और यह जांच ज़रूरी है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा का मकसद यही है कि लोगों को इस ऑपरेशन की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया जाए, लोगों को इसके बारे में संदेश दिया जाए। तो एक और तिरंगा यात्रा की जो तस्वीर है वो निकल करके गोपालगंज से सामने आई है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में यहां पर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को संदेश भी देने की कोशिश की गई। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे भारत माता की जयकारे से ये जगह गूंज उठा है। और बता दें कि इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के साथ सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन शामिल हुए। सभी ने तिरंगा यात्रा निकालकर सेना के शौर्य को सलाम किया। देशभक्ति के इस जश्न को लेकर लोग काफी उत्साहित दिखे। फैलाए गए आतंकवाद के विरोध में हमारी सेना द्वारा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के लिए और पाकिस्तान और आतंकवादियों पर करारी उनके हार के लिए हम लोग उस उपलक्ष्य में अपने सैनिकों को, अपने देश की जनता को, मनोबल को ऊंचा करने के लिए हम लोग तिरंगा झंडा आयोजित कर पूरे देश में इसको कर रहे हैं। देखिए, इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम आतंकवाद पर करारी चोट कर रहे हैं, पाकिस्तान को हार का सबक सिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने नारा दिया था कि सिंदूर नहीं चिंगारी है, आतंकवाद पर भारी है। जिस तरह से आतंकवादियों ने, पाकिस्तान की सेना जो आतंकवादियों के वेश में रहती है, भारत के नारियों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।